सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पर परागण की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिभाषा की कि पर परागण की परिभाषा क्या होती है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए पर परागण, स्व परागण में हमने बात की थी या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागण या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर जो पुष्प है वो होने चाहिए। लेकिन पर परागण में क्या होगा, मान लीजिए कोई पादप है, जैसे हमने मान लिया जैसे अंगूर मान लिया हमने। ठीक है, अंगूर के अंदर जो पुष्प है, मान लीजिए पुष्प है, अंगूर का पादप है। ठीक है, तो इस पुष्प के अंदर ध्यान से समझिए आप परिभाषा। ठीक है, पुष्प जो है, इस पुष्प की मान लीजिए एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उस पुष्प की अन्य जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, उसी जाति के अन्य पुष्प पर अगर परागकण पहुंचते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पर परागण। फिर से आप एक बार परिभाषा सुनिए इसकी कि जब एक पौधे के पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागण। पर का मतलब होता है पराया, स्वयं के पुष्प पर नहीं और उसी पौधे की नहीं, जबकि उसकी जाति सेम होनी चाहिए। तो एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहलाती है। पर परागण की अगर हम बात करते हैं तो तकनीकी रूप से इसे सहजात परागण भी कहा जाता है। किस रूप से? तकनीकी रूप से इसे सहजात परागण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजात परागण भी इसको कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी हम बात करते हैं युक्तियों की। किसकी बात करते हैं? युक्तियों की बात करते हैं। पर परागण के लिए युक्तियां तथा अनुकूलन। तो देखिए, पर परागण के लिए स्व परागण के लिए हमने 1 नंबर उभयलिंगता की थी। यहाँ पे अगर हम बात करें एक लिंगता, पादप के अंदर क्या हो, एक लिंगता हो। अर्थात मान लीजिए कोई भी पादप है, उस पादप के पुष्प में या तो क्या है, वर्तिकाग्र स्थित है, या तो क्या है, केवल वर्तिकाग्र अर्थात उसके अंदर स्त्री केसर स्थित है, या फिर उसके अंदर क्या स्थित है, केवल जो पुंकेसर होते हैं वो स्थित है। ठीक है, एक ही लिंग होगा, या तो पुंकेसर होंगे या फिर स्त्री केसर होगा। तो आपको पता ही है, अगर दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, तो उसे दूसरे पुष्प के जो परागकण चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर परागण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? एक ही लिंग उपस्थित होगा पुष्प के अंदर। ठीक है, या तो स्त्री केसर या पुंकेसर स्थित होता है। अगर हम बात करें इसको हम सहजात पुष्पी परागण भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सहजात पुष्पी परागण भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तुरही व लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। तुरही व लौकी जो होती हैं उसके ऊपर, उसके पुष्प में अगर हम बात करें तो उस पर जो पुष्प हैं उनमें से कोई भी एक उपस्थित होता है, या तो होगा स्त्री केसर या होगा पुंकेसर। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, स्व परागण भी मान सकते हैं, जबकि इसको स्व परागण का सहजात पुष्पी परागण भी कहा जा सकता है। तो ये एक लिंगता ये होगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं स्वबंध्यता। देखिए, स्वबंध्यता क्या होती है?
सव का क्या था अपना, और बंध्यता का मतलब उसके अंदर जो जनन अंग है वो काम नहीं करते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनका जो पुष्प होता है उनमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों स्थित होते हैं। स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों स्थित होते हैं, लेकिन स्त्री जब पुंकेसर से परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये वर्तिका उनको ग्रहण भी कर लेती है, लेकिन अंकुरण की क्रिया नहीं होती है। किसकी क्रिया नहीं होती है? अंकुरण की क्रिया नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है स्वबंध्यता बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें राखी वेल, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं राखी वेल, ठीक है, अंगूर, इनके अंदर स्वबंध्यता जो है वो पाई जाती है। पिटूनिया, इनके अंदर क्या पाई जाती है? स्वबंध्यता पाई जाती है। 3 नंबर हम बात करते हैं भिन्न काल पक्वता। वहाँ पे हमने क्या बात की थी? समकाल पक्वता। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 नंबर की भिन्न काल पक्वता। तो भिन्न का मतलब अलग, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व। सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई पुष्प है, उसके अंदर दोनों स्थित हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र है और पुंकेसर की अगर हम बात करते हैं तो उसका परागकोश है। इन दोनों का जो परिपक्व समय होता है वो अलग अलग होता है। परिपक्व होने का जो समय है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए पहले वर्तिकाग्र हो गई, परिपक्व है, तो उसको परागकण नहीं मिलेंगे क्योंकि परागकोश क्या है? परिपक्व नहीं हुआ है। अगर परागकोश में परागकणों का निर्माण हो चुका है तो वर्तिकाग्र उनको ग्रहण करने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। इसे भिन्न काल पक्वता बोलते हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इसको बांटा गया। 2 प्रकार इसके होते हैं। एक तो होता है पुंपूर्वता और दूसरा होता है स्त्री पूर्वता। ठीक है, पुंपूर्वता का मतलब जो परागकोश है, पु का मतलब परागकोश जो है, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है। वर्तिकाग्र से क्या हो जाता है? से पहले परिपक्व हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं पुंपूर्वता बोला जाता है। अगर हम लोग उदाहरण की इसमें बात करें तो उदाहरण आप इसका दे सकते हो, गुड़हल है, कपास। ठीक है, ये उदाहरण आप इसके दे सकते हो। इनमें क्या होता है? परागकोश वर्तिकाग्र से पहले ही परिपक्व हो जाता है। स्त्री पूर्वता में जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र होती है वो परागकोश से क्या हो जाती है? पहले ही, परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है। परागकोश से क्या हो जाती है? पहले परिपक्व हो जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो चंपा बता सकते हो आप, एग्जाम्पल चंपा बता सकते हो, बरगद बता सकते हो। ठीक है, ये उदाहरण आप इसके दे सकते हो। ये तो हमारी 3 जो बात हो गई, स्वबंध्यता, एकलिंगिता और भिन्न काल पक्वता की हमने बात कर ली। इसके अलावा 4 नंबर अगर हम बात करते हैं अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी 4 नंबर जो है अवरुद्ध परागणता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्कोगेमी। ठीक है, ये शब्द भी आपको याद रखना, आपकी किताब में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? परागकोश व वर्तिकाग्र, परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य कोई संरचना बनती है और ये संरचना अवरोध का काम करती है। अर्थात होगा क्या? परागकोश से परागकण बनेंगे लेकिन वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे इस संरचना के कारण। इसे क्या बोला जाता है? अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहा जाता है।
इसकी अगर हम बात करते हैं तो कैरियोफिलेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें जो वर्तिका की लंबाई है वो पुंकेसर से अधिक होने के कारण, कौन से, कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, जो वर्तिका है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, पुंकेसर से काफ़ी अधिक होती है, पुंकेसर से क्या होती है, अधिक होती है। तो उससे क्या है, परागकण है वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक कलिहारी की अगर हम बात करें, कलिहारी के अंदर जब परागकोश सपुटित होगा, परागकोश फटेगा, तो उस समय जो परागकण होते हैं वो दूर दूर जाके गिरते हैं और दूर दूर जाके गिरने के कारण वो उसकी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इनके अंदर भी कौन सी क्रिया होगी, पर परागण की जो क्रिया है वो होती है। इसके बाद में 5 नंबर लास्ट देखिए क्या होता है। 5 नंबर हम बात करते हैं विषम वर्तिका, 5 नंबर विषम वर्तिकातव, विषम वर्तिकातव की हम बात करते हैं। तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक पुष्प है, एग्जाम्पल के लिए प्रीमूला। ये प्रीमूला जो पुष्प होता है इसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पुष्प कैसे पाए जाएंगे, देखो एक ऐसे पहला पुष्प ऐसा होता है जिसमें वर्तिका जो होती है वो लंबी होती है, जबकि वर्तिका लंबी होती है। इसके अलावा जो पुंकेसर है वो छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कंडीशन पुष्प में, तो उसमें वर्तिका जो होती है वो छोटी होती है और पुंकेसर जो होते हैं वो अधिक लंबे होते हैं, अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है, छोटी अगर बड़े हैं तो आसानी से हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है इसके अंदर, वर्तिका जो लंबी वर्तिका है वो लंबे पुंकेसर के परागकण ही ग्रहण करती है। लंबी वर्तिकाग्र जो है वो लंबे पुंकेसर के परागकण है वही ग्रहण करती है, छोटे वाले के नहीं करती है। तो इनके अंदर भी पर परागण होगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए पुष्प है, ये मान लीजिए एक पुष्प है, ठीक है, इसकी ये वर्तिका हो गई लंबी है और पुंकेसर जो है वो छोटे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इस प्रकार से पुष्प है जिसकी वर्तिका छोटी और पुंकेसर जो है वो बड़े हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस लंबे पुंकेसर के परागकण है वो इस लंबी वर्तिका वाले ही वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होंगे तो इसको हम पर परागण की श्रेणी में ही गिनेंगे। तो ऐसा किसके अंदर होता है, प्रीमूला के अंदर होता है। तो बच्चों आज हमने जो बात की है स्वपरागण पर परागण की युक्तियों एवं अनुकूलन की बात की है। परागण का जो है शुरुआत कर रखी हमने। इसके बाद जो हम करेंगे पर परागण की क्रिया, उसके लिए किस माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वपरागण के लिए तो बहुत ही कम आवश्यकता होती है किसी माध्यम की, लेकिन पर परागण के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि दूसरे जात जो पुष्प है, दूसरे पुष्प से परागकण आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कोई उसके ऊपर रख के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वायु द्वारा भी वो आ सकते हैं, कीटों के द्वारा भी वो आ सकते हैं, जल के माध्यम से भी आ सकते हैं, जैसे जलकुंभी के अंदर होता है। इसके अलावा चमगादड़ के माध्यम से, चींटियों के माध्यम से। पर परागण की विधियों की बात करते हैं। अब पर परागण की विधियाँ क्या होती हैं, तो देखिए पर परागण की कल हमने परिभाषा की जो बात है वो कर ली थी कि ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किस उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पर परागण की हमने बात की थी। इसके बाद इसकी अनुकूलता की भी बात की थी। अब हम कर रहे हैं पर परागण की विधियां जिनके माध्यम से ये होता है, अर्थात पर परागण जिनके माध्यम से ये होता है। जैसे इसके लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है,
बाह्य साधनों में अगर हम बात करें तो जैविक अलग होते हैं और अजैविक अलग होते हैं। जैविक मतलब जीव, अजैविक का मतलब जो जीव नहीं होते हैं, ठीक है। अजैविक जैविक की बात करते हैं तो जैविक के रूप में जो है कीट होंगे, इसके अलावा पक्षी, इसके अलावा जंतु आदि जो हैं वो क्या है, इस पर परागण की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे बात करेंगे। दूसरा है अजैविक। अजैविक के अंदर वायु है, जल है, इनके माध्यम से भी जो पर परागण की क्रिया है वो संभव होती है। अर्थात बहुत सारे पादपों में इनके माध्यम से है पर परागण की क्रिया होती है। चलो हम विस्तार से बात करते हैं। अब सबसे पहले वायु परागण की बात करते हैं। अर्थात वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या बोला जाता है, वायु परागण। इसमें जो परागकणों का स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होगा, वायु द्वारा होगा। सीधी सी बात है, कक्षा 12 में पढ़ते हो आप लोग, इतना समझ जाते हो। तो वायु द्वारा होने वाले परागकण को क्या बोला जाता है, वायु परागण। अर्थात परागकणों का जो स्थानांतरण है वो वायु द्वारा होता है। ये जो परागकण होते हैं जिनका वायु द्वारा परागण होता है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, इसके अलावा चीकने भी होते हैं एवं शुष्क भी होते हैं। छोटे हल्के होते हैं तो हवा में आसानी से उड़ पाते हैं, चीकने एवं शुष्क होते हैं, जैसे ही वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो उसके चिपक जाते हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, जो वर्तिकाग्र इनको ग्रहण करेगी उसके अंदर भी कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे हम घास की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की टाइफा की बात करते हैं, तो इनकी जो वर्तिकाग्र होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, जो वर्तिकाग्र होती है उसमें अनुकूलता पाई जाती है। जैसे घास में रोमिलिया पक्षमापी पाई जाती हैं, रोमिलिया क्या पाई जाते हैं, पक्षमापी। जबकि टाइफा का जो वर्तिकाग्र होता है वो ब्रूस जैसा होता है। टाइफा का जो वर्तिकाग्र है ब्रूस जैसा होता है, तो उसके जो परागकण है वो चिपक जाते हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, ये वायु परागण था। इसके बाद में 2 नंबर है जल परागण। जल परागण की जब हम बात करते हैं तो जल द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, जल परागण कहलाता है। अर्थात परागकणों का स्थानांतरण है वो किसके माध्यम से होगा, जल के माध्यम से होगा। ये परागण जो होता है 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार इसके होते हैं। पहला है अधोजल परागण, या इसे जलाद परागण भी बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण, इनको बोला जाता है। दोनों प्रकार अधोजल या फिर इसको जलाद परागण बोला जाता है। ये होता क्या है, देखिए, अधोजल का मतलब है कि 2 प्रकार से हमने बांटा है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से जल के अंदर होने वाला परागण क्या कहलाता है, अधोजल या जलाद। और जिस जल निमग्न जो पादप होते हैं ना, जल निमग्न जो पादप होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे जोस्टेरा, नाजास, सीरेटोफिलम, ये पूर्णतः जल के अंदर, इनके अंदर परागण की क्रिया होती है। दूसरा अगर बात करें अधिजल या जल पृष्ठ, जल पृष्ठ अर्थात जल की सतह पर होने वाला परागण क्या कहलाता है, अधिजल या जल पृष्ठ। तो ये कहाँ होता है, जल की सतह के ऊपर होता है। इसका उदाहरण अगर बात करें वेलिस्नेरिया, आप इसका उदाहरण जो है वो लिख सकते हो। इसके बाद में देखिए, एक मैं इंपॉर्टेंट बात नोट के अंदर मैंने लिखी है कि सभी जो जलीय पौधे होते हैं वो ये जरूरी नहीं है कि जलीय परागित ही होंगे, उनके अंदर और भी वायु द्वारा, कीट द्वारा भी होता है। जैसे जो पेटामोजीटोन और मीरियोफिलम है, ये जलीय पादप है, लेकिन इनमें जो परागण है वो किसके माध्यम से होता है, वायु के द्वारा होता है, जलीय परागण इनमें नहीं होता। इसके बाद में जो है नीफिया, ये भी जलीय पादप है, इसमें किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा परागण होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कीट परागण। कीट परागण भाई कीटों के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया क्या कहलाती है, कीट परागण कहलाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बात करें कीटों की, जैसे मधुमक्खियाँ हैं, पतंगा हैं, तितली हैं, टांटियाँ हैं, बीटल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो हैं अन्य छोटे छोटे जो भी कीट हैं उनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। लेकिन अगर हम 80% कीट परागण की बात करें तो वो मधुमक्खी द्वारा ही होती हैं। किसके द्वारा होती हैं, मधुमक्खियों द्वारा ही होते हैं। अब कीट क्यों परागित होते हैं या परागण की क्रिया क्यों करते हैं, देखिए
पुष्प जो होते हैं जिन पे कीट द्वारा परागण की क्रिया होती है वो रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद व गंध युक्त होते हैं तथा आकर्षक होते हैं। ठीक है, रंगीन, चमकदार, मकरंद एवं गंध युक्त तथा आकर्षक होते हैं। और ये सब होने के कारण कीट उनकी तरफ क्या है, आकर्षित होते हैं, उन पे जाके बैठते हैं और उनसे जो है गंध मकरंद निकालते हैं। निकालने के बाद जैसे ही वो मादा पुष्प पे जाते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनके जो परागकण हैं वो उनके ऊपर चले जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कीट परागण कहा जाता है। जैसे सरसियों, साल्विया, आक, इसके अलावा आर्किड्स, ठीक है, इनके अंदर जो है वो कीट द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब आगे हम 4 नंबर जो बात करने वाले हैं वो देखिए कौन सा है। नंबर जो है हमारा पक्षी परागण। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है, पक्षी परागण कहा जाता है। पक्षी जिन पादपों के अंदर परागण करते हैं उनका जो पुष्प होता है वो नलिकाकार, जैसे तम्बाकू है, प्यालेनुमा, कुंभाकार, ये उसकी विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा जो पुष्प हैं वो चमकदार, आकर्षक एवं मकरंद युक्त भी होते हैं। चमकदार, आकर्षक एवं क्या होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। तो होता क्या है, वो जैसे ही आकर्षक, चमकदार, मकरंद युक्त होने के कारण जैसे ही पक्षी उनके ऊपर जाते हैं तो या तो उनकी चोंच या उनके शरीर से जो है परागकण है वो चिपक जाते हैं। और जैसे ही परागकण चिपकते हैं बाद में वो जैसे ही दूसरे पुष्प पर जाते हैं और उस पर अगर वर्तिकाग्र है उसी जाति से संबंधित तो वो इन परागकणों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो मुख्य बात यही है। ठीक है, पक्षियों द्वारा। अब कौन कौन से पक्षी हैं जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, प्रमुख कुछ पक्षियों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर माने गुंजन पक्षी है, ठीक है, इसके अलावा शक्करखोरा है, शक्करखोरा पक्षी है, वो भी इस प्रकार से पक्षी परागित होता है। और नेक्टिरीना है, इसके द्वारा भी परागण की क्रिया है वो होती है। ठीक है, पादप देखिए, जिन पादपों में पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया होती है जैसे सेमल है, बिग्नोनिया है, पलास है। ठीक है, इन पादपों के अंदर जो है पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो ये हमारे 4 नंबर हो चुका है। 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चमगादड़ परागण। कौन सा, चमगादड़। अब चमगादड़ आपने नाम सुना होगा। फिलहाल जो कोरोना वायरस चल रहा है वो माना जा रहा है चीन के अंदर इस चमगादड़ का जो है जूस पीने के कारण ही फैला है। तो चमगादड़ हम उसी की बात कर रहे हैं। चमगादड़ जो होता है ये रात्रिचर प्राणी होता है और रात में उड़ने वाला प्राणी होता है और ये स्तनपायी होता है। ठीक है, और एक उड़ने वाला जो है जंतु ये होता है, रात्रिचर होता है। तो ये क्या है, रात को क्या करता है, जो मकरंद एवं कीट पतंगों की खोज के लिए निकलता है। और जो पादप जिन पादपों के रात में पुष्प खिलते हैं उनके ऊपर जाके ये बैठता है। बैठने से इसके ऊपर जो है परागकण चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद ये दूसरे पुष्प पे जाता है तो उसी जाति की वर्तिकाग्र जो है वो इनको ग्रहण कर लेती है। तो ये जो है चमगादड़ द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो कचनार है, कदम्ब है, गोरख इमली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बालम खीरा है। ये सब इसके क्या है, उदाहरण हैं। तो हमने आज इस टॉपिक के अंदर पर परागण की विधियों की बात की। पहला कौन सी विधि थी, आप लोग बताओ। पहली जो विधि थी वो वायु द्वारा, उसके बाद में जल द्वारा, उसके बाद में हमने 3 नंबर जो है किसके द्वारा की थी, 3 नंबर पहली जो हो गई वायु द्वारा। ठीक है, दूसरी हमने बात की थी जल द्वारा। ठीक है, एक हो गई पक्षी परागण, एक हो गया चमगादड़ परागण, एक तीसरी हमने बात की थी कीट परागण, और चौथा है पक्षी परागण, और 5वां है चमगादड़ परागण। तो हमारी पर परागण की जो विधियां थी वो इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाती हैं।